मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि आपका रसायन विज्ञान कक्षा 12 वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, हमने आपको 2 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। रासायनिक बलगतकी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, और यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे ना, वो चैनल को तुरंत ही शेयर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा लंबी वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतकी के जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे और जितने भी थ्योरेटिकल सारे चीज़ें रहेंगी ना, सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? और वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है ना? कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे और रासायनिक बलगतकी यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है ना? रासायनिक बलगतकी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर सभी लोग इत्मीनान से थोड़ा बैठिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रासायनिक बलगतकी के बारे में समझें, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ इस वीडियो पर रुकें। ठीक है ना? तो चलिए, रासायनिक बलगतकी क्या होती है और इसमें क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? पहली नंबर तो हमारा क्या है, रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब जैसे आप अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे हैं, ठीक, मैं कह रहा हूँ आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका बल लग रहा है, उस अभिक्रिया में होने में जो बल लग रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा और इत्मीनान समझिएगा। जैसे हम कह दिए कि आपके पास अभिक्रिया हो रही है, एक H2 और N2 में अभिक्रिया हो रही है। जब ये अभिक्रिया हो रही है तो क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो NH3 बना रहा है। ठीक है ना? तो NH3 आपका बना रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ध्यान दीजिएगा, NH3 आपका बनाएगा। ठीक है ना? तो जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो अभिक्रिया ये हो रही है, इसकी गति क्या है, ये कितनी तेज अभिक्रिया कर सकती है, कितनी धीमी अभिक्रिया कर सकती है। जैसे आप अलग अलग इंसान को देखते हैं, कोई इंसान ज़्यादा मजबूत होता है, कोई इंसान कमज़ोर होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम सारी चीज़ों को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो बस आपको हमारे साथ जुड़ना है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा मजबूत होगा, उसकी क्रिया करने की दर ज़्यादा होगी, और कोई बच्चा है छोटा सा, उससे क्रिया करने की दर कम होगी, कोई काम को करने की दर कम होगी। तो बस ऐसे ही आपको समझना है इसमें। ठीक है ना? तो चलिए इसमें समझते हैं अच्छी तरीके से हम। क्या रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान ही है, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, तो समझिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो जब जल बन रहा है तो यही पूछ रहा है कि जिसमें ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो रही है, ठीक, अब ये पूछ रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में इसका जो वेग है, इसका जो वेग है, यानी कितनी तेज या कितनी धीमी अभिक्रिया ये है, इसका जो वेग है, और अभिक्रिया अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये अभिक्रिया कैसे हो रही है। ठीक, पहला नंबर तो वेग, और ये कैसे हो रही है, इसका अध्ययन जिस हम शाखा में करेंगे रसायन विज्ञान को, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक बलगतकी कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छी तरीके से कि जिस अभिक्रिया, जिसमें रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया का वेग, और ठीक है ना, उस अभिक्रिया का वेग और उस अभिक्रिया की जो कैसे हो रहा है, इस बात को पता लगाने के लिए जिस शाखा में उसका हम अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक बलगतकी कहेंगे। ठीक, चलिए
अगले आगे देखते हैं, थोड़ा और चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है कि वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार को हम समझेंगे। तो वेग जैसे आपकी कितनी तेज हो रही है, कितनी धीम हो रही है, कितनी कम गति से हो रही है, उसके आधार पर जो अभिक्रिया का वेग है वो 3 प्रकार का होता है। वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं, देखेंगे बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती हैं, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है बहुत धीमे होती हैं, ठीक। तो वो अभिक्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो ये अभिक्रियाएं वेग के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो चलिए फास्ट रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि फास्ट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं ऐसी अभिक्रियाएं। जैसे आप कभी कभी कोई अभिक्रिया देखते होंगे, 1 सेकेंड, जैसे आप गैस जलाते हैं ना, गैस, ठीक है ना। तो गैस जलाएंगे, उसमें जब आग, जब उसको खोल करके गैस चूल्हे में आग जब उसको लगाते हैं तो क्या होती है, बहुत तेजी से 1 सेकेंड से कम भी समय में क्या होती है, जलने लगती है। तो कितनी तेज क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ पर फास्ट क्रिया आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी क्रिया, वहाँ पर गैस है, गैस लिक्विड उसमें रहती है जब निकलती है, और जब आग के संपर्क में आती है और वायु के संपर्क में आती है, बहुत तेजी से क्रिया करती है, ठीक। तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो बहुत तेजी से, यानी कि ये 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। अतः इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इनका वेग नहीं ज्ञात किया जा सकता कि ये कितनी तेज हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है। उसके बाद आयनिक अभिक्रियाएं, कुछ आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आप सेल को भी पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, सेल में जो होती है क्रियाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, उदासीनीकरण, यानी जिसे आप क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। जैसे अगर हमारे पास एनोड है और कैथोड है, हमने आपको बताया हुआ था उसमें कि जो एनोड है वो माइनस वाले आयन को अपनी तरफ खींचेगा और उसका एक अवक्षेप बना करके नीचे अपनी तरफ क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, ठीक। उसकी बात हुई यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अभिक्रिया में दे रहा है NaCl, जिसे आप क्या कहेंगे, नमक कहेंगे, और AgNO3 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस AgCl का एक अवक्षेप बना देगा जो नीचे बैठाएगा, ठीक। तो ये हमारी कुछ आयनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, सभी को मेरे प्यारे बच्चों। और आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर को इसी तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं, और फिगर भी जो रहेंगे सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से भी समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बस घबराए नहीं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे NaCl जो नमक है वो किस में टूटता है, आप सभी लोग जानते हैं कि किस में टूटेगा, क्योंकि इसमें हम आपको पिछले जो चैप्टर था ना उसमें हम ये सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके थे, ठीक है ना। तो NaCl जब क्रिया करेगा, नहीं जब आयन में टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक। और जब NaNO3 टूटेगा तो Na प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, जिसे NaNO3 कहेंगे, ठीक। तो AgNO3 क्रिया करके क्या बनाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस बनाएगा, ठीक। Ag प्लस और प्लस Cl माइनस जब क्रिया करेगा तो AgCl बनाएगा, क्या बनाएगा, AgCl का एक अवक्षेप बना देगा। क्यों, जब ये Ag प्लस है और Cl माइनस अभिक्रिया करेगा, देखिए एक प्लस आया एक माइनस आया, क्रिया किया और क्या बन गया, हमारा उदासीन बन गया। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि जैसे एनोड है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है, उसकी तरफ क्या जाएगा, माइनस जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम और एकदम अच्छी तरीके से हम आपको समझाते चलेंगे और आप लोग भी उसको बेहतर तरीके से समझते भी चलेंगे। तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ऐसी अभिक्रिया, अब आपके लिए दूसरी अभिक्रिया आएगी, अति मंद अभिक्रिया। क्या आएगी, अति मंद अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया आपके लिए क्या आएगी, अति मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
कुछ महीनों व वर्षों में भी प्रारंभ होने का पता नहीं चलता या दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम ध्यान दीजिएगा कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सालों साल चलती रहती हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है और वे चलती ही रहती हैं। तो वही चीज कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ महीनों या वर्षों में भी प्रारंभ होने का पता नहीं चलता है या दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनका वेग जो है ना वो भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला, जैसे आप उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में 2H2 प्लस O2 जब क्रिया करेगा तो 2H2O बनाएगा। इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी यह विक्रिया होती है। अगर इसमें हम उत्प्रेरक को न लगाएं, उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया को तीव्र कर दे, ठीक, तो इसमें जो अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये अभिक्रिया आपको नहीं होगी। आप सालों साल ऐसे ही रखे रहिए, इन दोनों को मिला दीजिए। अगर इसमें उत्प्रेरक नहीं मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया कभी भी जल्दी नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस बात को समझ में आया आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, मंद अभिक्रिया की बात करेंगे। मंद अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है ना। तो मंद अभिक्रिया क्या होती है? इन अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं। जो ये अभिक्रिया है इसको पूर्ण होने में कुछ मिनट लगेंगे या घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अतः इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो मंद अभिक्रिया का वेग ज्ञात, जैसे कि आणविक अभिक्रिया 2H2O, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2H2O प्लस O2 में बदलेगा। ठीक, यहाँ पर 2H2 होगा, 2H2O नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारी क्या है, अणु में टूट रहा है। तो ये हमारी आणविक अभिक्रिया है एक तरीके से, क्योंकि ये H2O को हम H2 प्लस O2 में बदल सकते हैं और H2O प्लस O2 को हम किस में बदल सकते हैं, H2O में बदल सकते हैं। तो ये आपकी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इन अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, अतः इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई आपको। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की वेग या दर। ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, उसका वेग कितना होता है। तो आपके सामने मैं थोड़ा दिखाता हूँ A प्लस बी। अगर हम इस साइड देखेंगे तीर के, अगर देखिए ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है, मतलब पूंछ है, और इसका ये सिर है। ठीक, तीर आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो तीर के इस तरफ होगा वो हमारा उत्पाद होगा और तीर के जो इस तरफ होगा वो हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा। ठीक, तो ये हमारा क्रिया कारक है, ये अब क्रिया करेगा, यानी क्रिया करने वाले ये कारक हैं, और इसका जो फल निकलेगा वो प्रोडक्ट बन के यहाँ आएगा। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शंस है और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आप देखिए जितनी आवश्यकता है आपको उतना हम सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं। कोई चीज़ इसमें हम छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ छोड़ देंगे, ये टॉपिक छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम आपको क्या करेंगे, पूरे के पूरा टॉपिक, ठीक है ना, पूरा का पूरा टॉपिक आपको हम अच्छी तरीके से हम बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको हम समझाएंगे। ठीक है ना। एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग आर कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की अभिक्रिया का वेग आर कहते हैं। मतलब जैसे एकांक समय, मान लीजिए इसमें हमने 1 सेकंड लगाया, 1 मिनट लगाया, कुछ भी समय लगाया जो कि एकांक समय है। ठीक, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, यानी जो हमारा अभिकारक है और जो हमारा उत्पाद है इसकी जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, ठीक, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कहने का मतलब अगर ध्यान दीजिएगा सांद्रता में परिवर्तन होगा तो अलग अलग उत्पाद भी बनेगा। जैसे A प्लस बी मिलकर के क्या बना रहा है, C प्लस डी बना रहा है। तो उत्पाद या इसकी सांद्रता अलग बनेगी, इसकी सांद्रता अलग बनेगी। तो वही चीज कह रहा है कि सांद्रता क्या होती है। अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए आप सांद्रता से, सांद्रता का तात्पर्य क्या है, ठीक, तो आप बताइएगा
किसी भी उत्पाद में या किसी भी अभिकारक में उसके जो अणुओं का अनुपात होता है, उसके अणुओं की जो संख्या होती है, उसकी जो क्या होती है, सांद्रता होती है। किसमें कितने अणु है, किसके कितने अणु है, वो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया कैसी होने वाली है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद दर या वेग के बारे में बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला आपका होता है अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या होता है? अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक, और तथा परिवर्तन में लगा समय। क्या? परिवर्तन में लगा समय। ठीक, तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, यानी कि मोल लीटर सेकंड के इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोल लीटर सेकंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट की पावर माइनस या एटीएम सेकंड की पावर -1 या गैसीय अभिक्रिया है। ठीक है ना। ये जो एटीएम में आएगा ये गैसीय अभिक्रिया आपके लिए है, और यहाँ पर जो दो है ये आपको सांद्रता में लिया जाएगा, यानी कि डेल्टा सी अपान डेल्टा टी ये आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये आपका समय हो जाएगा। तो समझ में आया इतनी बातें। और जहाँ भी आपको ना समझ में आए कि हमें सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पॉइंट को दोबारा नोटिस कर दूंगा आपके लिए और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो पीछे करके पोस्ट करके आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ा दिया तो आप इसमें आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। जितनी बार मन हो आप उतनी बार देखिए। ठीक है ना। औसत दर या वेग की बात करेंगे। किसकी? औसत दर या वेग की बात करेंगे। यानी अब देखिए, जैसे एवरेज हम निकालते हैं, जैसे हमने कह दिया कि आपके कई उत्पाद बन गए। एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास कई उत्पाद बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए प्लस बी प्लस सी को मिलाया और बन क्या रहा है? सी प्लस डी भी बन रहा है। तो अब इसमें आप देखेंगे अलग अलग अणुओं की क्या है, औसत सांद्रताएं निकालेंगे। मान लीजिए इसकी सांद्रता कुछ है, इसकी कुछ है, तो इसका हम औसत निकालेंगे। हमेशा क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका वेग कितना है। ठीक है ना। तो चलिए, औसत दर या वेग की बात करेंगे तो औसत दर या वेग क्या होता है। चलिए, एक निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में क्या कर रहा है? एक निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन डेल्टा सी को आर ए वी कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल में, मान लीजिए कोई हमारे पास निश्चित समय अंतराल है डेल्टा टी में, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में, किसमें? अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन डेल्टा सी को आर ए बी से कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज वेग कहते हैं। ठीक है ना। तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी बराबर प्लस माइनस। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सांद्रताएं हैं, C1 और C2 हैं। ठीक है ना। तो C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1। ठीक है ना। तो आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो समझ में आया आपको? इसमें क्या होगा कि एक निश्चित समय अंतराल लेंगे जिसमें डेल्टा टी में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? औसत दर या एवरेज वेग कहेंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए, जैसे अभिकारकों के लिए आर ए बी बराबर R2 माइनस R1, क्या? R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1 अभिकारक के लिए। ठीक है ना। तो अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा? माइनस मिलेंगे यहाँ पर R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और उत्पाद के लिए बात करेंगे आर ए बी बराबर P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। ठीक है ना। तो ये आपके लिए होगा थोड़ा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है वो हो जाएगा, और
पी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आर के बारे में नहीं बताया। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक। और टाइम का मतलब समझते हुए आप लोग T2 माइनस T1 आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। ताक्षणिक वेग की बात करेंगे, आर क्या बोले, इंसिंट्रिक होता है ना, जो क्या होता है, ताक्षणिक होता है। इंसिंट्रिक जो होता है तुरंत जो होता है, ठीक है ना, ताक्षणिक वेग। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो किसी निश्चित क्षण, मान लीजिए कोई हमारा निश्चित क्षण है, बहुत ही मामूली सा समय है dt, ठीक है ना। dt का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम है, क्या इसका मतलब, ठीक है ना। पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन dc को आर इंसिंट्रिक कहते हैं। ठीक। मतलब उसमें हमने एक निश्चित समय लिया था या एकांक समय लिया था, इसमें हम क्या करेंगे, एक निश्चित क्षण लेंगे। क्षण मतलब एक ऐसा क्षण, बहुत ही जो मामूली क्षण हो, बहुत ही कम समय लेता हो। ठीक। और अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को इंसिंट्रिक कहेंगे। मतलब उस क्षण जो उसकी सांद्रता में, अभिक्रिया की जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया हो रही है, हम मान लें इसकी अभिक्रिया बहुत तेजी हम करा दें, उत्प्रेरक लगाकर इसमें इसकी अभिक्रिया को बहुत तेज कर दें, उस समय हम क्या dt समय लगाएं, बहुत ही मामूली, मान लीजिए 0.005 सेकेंड लगाएं, ठीक है ना, बहुत ही कम लगाएं। तो उस समय जो इस अभिक्रिया में जो परिवर्तन, थोड़ा सा भी जो परिवर्तन होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे। ठीक। तो उसकी जो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी आर इंसिंट्रिक बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डी अपॉन डी टी। ठीक। या देखिए, अगर रिएक्टेंट के निकालेंगे, अगर हम अभिकारक के निकालेंगे, तो हमेशा आप माइनस रखिएगा, क्योंकि इधर आपका माइनस होगा, उधर आपका प्लस होगा। ठीक। तो डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस माइनस डी पी अपॉन डी टी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अभिकारक का सांद्रण और उत्पाद का सांद्रण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। और जो वेग होगा वो भी बराबर होगा, लेकिन ये प्लस में होगा, ये प्रोडक्ट का वेग होगा, ये हमारा रिएक्टेंट का होगा। ठीक है ना। चलिए, ताक्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना। चलिए इसके लिए हम व्यंजक को लिखते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर वाले से ही आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको दे दिया ना, ये आपका रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और एकदम प्यारे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है ना। और आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा भी देंगे। ठीक। ताक्षणिक वेग के लिए व्यंजक आपको हम बताएंगे। a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, यानी कि इंसिंट्रिक, आर इंसिंट्रिक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि ये आपका क्या है, अभिकारक है, तो इसमें माइनस लगेगा। तो अब इसमें बी भी है, तो इसमें भी माइनस लगेगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी। समझ में आया। अब जो इस तरफ है सी और डी, इसमें आपको प्लस लगाना पड़ेगा, बराबर डी सी अपॉन डी टी बराबर डी डी अपॉन डी टी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो जैसे हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इधर को मान लीजिए n1 n2, इधर को हम m1 m2, ये आपकी सांद्रता होगी, कॉन्सेंट्रेटर होगी, उसकी जो संख्या होगी, इसकी कितनी सांद्रता, 3 मोल, 4 मोल, 2 मोल, 1 मोल, ये आपको मोल में निकलेगी। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें दे दिया 1/n1, ठीक है ना, अगर यहाँ पर निकालेंगे इसका, तो माइनस 1/n1 इंटू डी ए अपॉन डी टी माइनस n/n2 डी बी अपॉन डी टी बराबर 1/m1 माइनस इंटू डी सी अपॉन डी टी, या बराबर 1/m2 डी टी अपॉन डी टी। ठीक। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आप बराबर करते चले जाएंगे, आपका निकल जाएगा। अब इस तरीके जैसे अमोनिया का निकालेंगे, तो यहाँ पर n2 है, तो माइनस डी n2 यहाँ पर निकालेंगे, इसका आपसे कह देगा कि इसका ताक्षणिक वेग का व्यंजक लिखिए। तो आप सभी लोग कैसे निकालेंगे, जैसे n2 और 3h2 का अगर पूछ लिया कि आप बताइए इसका ताक्षणिक वेग का व्यंजक कैसे लिखेंगे, तो व्यंजक कैसे लिखेंगे, ये हमारा n2 है, माइनस में होगा, ये हमारा 3h2 है, और जो यहाँ पर होता है वो कितना हो जाता है, अब बटे में चला जाएगा, 1/3 में हो जाएगा, इंटू DH2 अपॉन DT। ठीक। तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n2 है, तो माइनस DN2 अपॉन DT बराबर माइनस 1/3 इंटू DH2 अपॉन DT बराबर 1/2
DNS3/dt क्या हो जाएगा, DNS3/dt। ठीक, तो ये आपके लिए व्यंजक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, मैं आपसे अभिक्रिया दे रहा हूं, उसका आप बताइए कि उसका ताक्षणिक वेग का व्यंजक क्या होगा, ठीक है ना। तो ताक्षणिक वेग का व्यंजक क्या होगा, जैसे मैंने आपको दे दिया क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको दे दिया H2 और प्लस O2, ठीक, बराबर क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2H2O, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2H2, क्या बनेगा 2H2, चार हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, ठीक। तो अब इसमें बताइए कि आप आर इंसिट्रिक कैसे निकालेंगे। सभी लोग सॉल्व करिए। हमने क्या कहा, इसको माइनस में रखेंगे आर इंसिट्रिक, ठीक। अब इसको हम माइनस में रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए N1 है तो आप बदल देंगे -1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा DH2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर DT, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्या, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर बराबर करेंगे, ये देखिए इसमें आगे कुछ नहीं है, तो -DO2 अपान यहाँ पर DT आपका हो जाएगा, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, देखिए ये प्लस में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा DH2O अपान DT। तो इस तरीके से आपका इसका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अभिक्रिया का जो वेग है, मान लीजिए कोई हमारी अभिक्रिया चल रही है तो उसके जो वेग को घटाने वाले या बढ़ाने वाले जो हमारे कारक होंगे, उसका कारण क्या है, उसकी कारक क्या है वो आपको बताना है, ठीक। तो पहला अभिकारकों की सांद्रता, ठीक। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। जो अभिकारक की सांद्रता है वो बढ़ने पर क्या होगा, टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो वो जो टक्कर होगी जल्दी जल्दी होगा। अगर अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो बर्तन है, ठीक, ध्यान समझिएगा इसको, तो समझेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। हमारे पास दो बर्तन है, ठीक। अब इस बर्तन में हम कह रहे हैं कि इसमें भी आपके अणु भरे हुए हैं। कुछ मान लीजिए कोई हमारा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के ही अणु है, ऑक्सीजन के ही अणु है, एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर है, एक अणु यहाँ पर, एक अणु यहाँ पर है, ठीक। अब इनको टक्कर होने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा देर बाद टक्कर होगी। लेकिन हमने क्या किया, इसमें बहुत ही ज़्यादा भर दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसकी टक्कर क्या होगी, बहुत तेजी से हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी होगी, ठीक। तो अब क्या होगा कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात आर बढ़ जाता है, आर यानी दर बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक। तो सांद्रता वेग पर निर्भर करती है, डायरेक्टली निर्भर करती है। वेग बढ़ाएंगे सांद्रता बढ़ेगी, वेग घटाएंगे सांद्रता घटेगी, या दर बढ़ाएंगे सांद्रता बढ़ेगी, दर घटाएंगे सांद्रता घटेगी। ताप की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, तो ताप बढ़ने पर अभिकारक की अणुओं की गतिज ऊर्जा, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिकारक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वह वेग व टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर क्या होगा, अगर हम अब देखिए इसका हमने क्या किया, अभी ये कंसंट्रेशन किया, अब इसका हम क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक। जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वेग होगी वो बढ़ जाएगी, जो आर होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। और 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसका लगभग, अब मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी अभिक्रिया का वेग धीरे, आप देखिएगा जैसे आप पानी में क्या करते हैं, चीनी को घोलते हैं, तो ठंडे पानी में घोलेंगे तो बहुत देरी से घुलेगी, मतलब बहुत देर, उसका समय ज़्यादा ले लेगा, इतना ज़्यादा समय नहीं लेगा लेकिन समय ज़्यादा लेगा। लेकिन वही अगर चीनी को हम गर्म पानी में डालते हैं तो उसकी जो क्रिया होती है बहुत तेज़ी से होती है, और बहुत तेज़ी से क्या होती है, चीनी जो होती है पानी में घुल जाती है।
तो समझ में आया ना ये चीज। तो वही चीज कह रहा हूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना। उत्प्रेरक की बात करेंगे। उत्प्रेरक में देखिए, उत्प्रेरक ध्यान दीजिएगा, धनात्मक उत्प्रेरक आर को बढ़ा देता है। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, अगर हम धनात्मक उत्प्रेरक लेंगे तो आर को क्या करेगा, क्रिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, सारे पॉइंट आपके लिए हैं। तो अगर धनात्मक उत्प्रेरक हम लेंगे तो आर को बढ़ा देता है, क्योंकि यह संक्रियण ऊर्जा ई के मान को घटा देता है। ठीक। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक को घटा देता है वह, क्योंकि ई के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है ना। ई के मान को अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया, इसमें एक उत्प्रेरक डाल दिया, क्या, और उत्प्रेरक कैसा डाल दिया। ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या किया, धनात्मक उत्प्रेरक हमने डाला। ठीक है ना। तो धनात्मक उत्प्रेरक आर को बढ़ा देता है, क्रिया को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक है, वह क्रिया को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, चलिए इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि वह सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है। सक्रिय ऊर्जा यानी किसी भी यौगिक की सक्रियता कितनी है उस उत्प्रेरक के प्रति। ठीक। तो वो सारी चीजें आपके लिए होंगी, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो सक्रिय ऊर्जा ई के मान को क्या करता है, घटा देता है। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक आर को घटा देता है। जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वह आर को क्या कर देता है, घटा देता है, क्योंकि वह ई के मान को बढ़ाता है। ठीक। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, घटा देता है। मतलब क्रिया जो होती है ना उसके अंदर, वो क्या करता है, कम कर देता है, क्रिया को कम कर देता है। ठीक। जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर आपके लिए दो हमने डाल दिया, H2 और O2 डाल दिया, हमने जल बनाना है। ठीक। अगर इसमें हम उत्प्रेरक डाल देंगे, वो भी धनात्मक उत्प्रेरक डालेंगे, तो इसके जो सक्रिय ऊर्जा है ना उसके मान को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक। जब घटा देगा तो क्या होगी, जो इसकी वेग है, मतलब जिसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, हमारा जल बन रहा है, तो जल किस स्थिति में बनेगा, जब ये क्या करेंगे, बहुत तेजी से क्रिया करेंगे। ठीक। क्रिया करने का मतलब क्या है कि जो इनके बीच जो बांड है, जो इनकी बीच सक्रिय ऊर्जा है, कि मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्या करना है, चिपकते हैं, मतलब ये दूर 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 रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं जल्दी। तो वो जो सक्रिय ऊर्जा आपकी है ना उसको क्या कर देता है, जब यह घटा देगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, दोनों जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे। जब जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे तो हमारा जल बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको एक अलग फिगर लेता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया। ठीक। मैंने क्या लिया, एक बर्तन लिया। इस बर्तन में मैंने क्या किया, मैंने किया ये किया कि हमने इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है। हम ये कह रहा हूँ कि इसमें हमने क्या किया, एक उत्प्रेरक को मिला दिया। नॉर्मल कंडीशन में है तो ये जल्दी जल्दी नहीं मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं मिल रहे हैं। ठीक। इसकी सक्रिय ऊर्जा अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके रिपेल करने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। ये दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, जल नहीं बना रहे हैं। अब क्या करेगा, जब हम कोई उत्प्रेरक हम इसमें डाल दिया, उत्प्रेरक क्या किया, जो इसकी ऊर्जा है ना इसको कम कर दिया, इसको कम कर दिया। तो कम करने पर क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे, ये दूसरे को अब जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे। जब ये मिलने लगेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, जल जल्दी जल्दी बनने लगेगा। इसीलिए क्या करता है, जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वह सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है और उस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक। इस तरह ऋणात्मक उत्प्रेरक अब सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ाता है। मान लीजिए हमने कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक डाल दिया तो ये क्या करेगा, अब और प्रबल तरीके से क्या करेगा, इन दोनों को दूर दूर करने का प्रयास करेगा कि ये दूसरे मिलने ना पाए। कोई अगर आपके बीच में तीसरा व्यक्ति है, ठीक, जैसे अगर आप दो लड़के हैं, ठीक है ना, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, उन दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो क्या करेगा, जो मोटिवेट करेगा। एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो उन दोनों को अलग करने का और प्रयास करेगा। अरे भाई वो तो पहले से ही अलग हैं, लेकिन
पहले से ही लड़ाई हो रखी है, लेकिन जो एक व्यक्ति आ रहा है वो एक दो व्यक्ति इनके पास आएंगे, एक धनात्मक वाला आएगा, एक ऋणात्मक वाला आएगा। धनात्मक वाला क्या करेगा, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, और ऋणात्मक वाला क्या करेगा, इन दोनों को दूर करने का और कोशिश करेगा और आग में घी डालेगा। ठीक, कहने का मतलब वही है कि अगर धनात्मक उत्प्रेरक आया, इन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों को दूर किया और इन दोनों को मिला दिया, तो अब इनकी क्रिया बहुत तेजी से होने लगी। समझ में आ रहा है ना आप लोग। अब देखिए, जैसे कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक आया, अब इन दोनों में और फूट डाल दिया, जब फूट डाल दिया तो ये लोग और दूर दूर हो गए, ब्रेकअप ब्रेकअप सारी चीज़ें हो गई। ठीक, हालांकि आप लोग अभी सब चीज़ों में मत पढ़िएगा, तो मैं समझाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है ना, उत्प्रेरक बहुत होते हैं, आपके लाइफ में भी उत्प्रेरक आएंगे समझ में आ रहा है ना। तो उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं आपका। ठीक है ना, चलिए, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम दाब की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन हमने भरा हुआ है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दाब दे रहे हैं, मतलब किसी चीज़ से हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दाब बढ़ने पर जो हमारी सांद्रता होगी वह क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है ना, तो दाब बढ़ने पर जो हमारी सांद्रता होगी वह बढ़ती है, अतः टक्करों की संख्या व आर का मान भी बढ़ता है। जो टक्करों की संख्या है और जो आर का मान है वह क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे। हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने अभिकारक की सांद्रता को पढ़ा, हमने ताप को पढ़ा, हमने उत्प्रेरक को पढ़ा, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, दाब को पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, दाब को अगर हम बढ़ा देंगे तो मेरे प्यारे बच्चा लोग क्या होगा, दाब बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, अतः टक्करों की संख्या व आर का मान भी बढ़ता है, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक, सतह क्षेत्र की बात करेंगे। सतह क्षेत्र में देखिए, ठोस अभिकारकों के लिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृष्ठ क्षेत्र। ठीक, तो लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा उसकी छीलन तेजी से जलती है। जैसे अगर हम लकड़ी के टुकड़े को जलाएंगे या उसकी जो छीलन होती है पतली पतली सी, आप देखते हो कभी निकलती है, तो बहुत तेजी से जलती है। ठीक, तो क्या होगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृष्ठ क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा और उतनी तेजी से वह जल्दी तेजी से क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या होगा, अभिकारकों की प्रकृति की बात करेंगे। ठीक है ना, तो गैसीय अभिक्रिया का वेग इस, ध्यान दीजिएगा, गैसीय अभिक्रिया का वेग इज लेस देन इज इक्वल टू द्रव अभिक्रिया का वेग इज ग्रेटर देन ठोस अभिक्रिया का वेग इज ग्रेटर देन ठोस अभिक्रिया का वेग या गतिज ऊर्जा। यानी जो अभिक्रिया, जो गैसीय अभिक्रिया का जो वेग होगा वो द्रव अभिक्रिया से क्या होगा, अधिक होगा, और जो ठोस अभिक्रिया का वेग होगा वो इसके अपेक्षा क्या होगा, ये कम होगा, ठोस अभिक्रिया वाला। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर गैस में देखे, द्रव में देखे और ठोस में देखे, तो सबसे अधिक जो अभिकारकों की जो प्रकृति होगी, जो तेज होगी, वो किसकी होगी, गैसीय की होगी। ठीक है ना, चलिए अगला माध्यम की प्रकृति की बात करेंगे। तो माध्यम की प्रकृति में ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय विलायक जो होते हैं, जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, H2O में ध्रुवीय अभिकारकों यानी कि आयनिक का वेग अधिक होता है। मतलब जो ध्रुवीय विलायक होते हैं जिसमें प्लस और माइनस होता है, तो इसमें जो होता है, जो ध्रुवीय अभिकारक होते हैं, इसमें जो आयनिक वेग होगा इसमें क्या होगा, ये अधिक होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 8वें नंबर की बात करेंगे, विकिरण का प्रभाव। किसका, विकिरण का प्रभाव की बात करेंगे। कुछ अभिक्रियाएं विकिरण की, यानी कुछ अभिक्रियाएं विकिरण की, ठीक है ना, क्लोरीन में क्या होगी, तेजी से होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, विकिरण का प्रभाव जब उसमें होता है तो वह बहुत तेजी से होती है। जैसे H2+Cl2 में अगर हम इसमें प्रकाश डालें, Rb डालें, रेड, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, 2HCl बहुत तेजी से बने, गैस बहुत तेजी से बनेगी। ठीक है ना, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक, नॉर्वे के वैज्ञानिक गुलबर्ग व वागे ने किया था। तो इसमें क्या होगा, चलिए, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, नॉर्वे के वैज्ञानिक गुलबर्ग और वागे ने की थी। किसने की थी, गुलबर्ग और वागे ने की थी। ठीक है ना, तो इसका सैद्धांतिक नियम क्या है, जो वास्तविक नहीं है,
इसका समझेंगे जो वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है। क्या है? एक तरीके से कल्पना है, ठीक है ना। द्रव्य अनुपाती क्रिया क्या है? एक तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए जो वास्तविक नहीं है, एक तरीके से कल्पना है। किसने दिया था? नॉर्वे के वैज्ञानिक गुलबर्ग व वागे ने, ठीक। तो हमने क्या कहा कि ए, और देखिए स्मॉल ए क्या है? ये दर है, ठीक। और ये हमारा क्या है? अभी रिएक्टेंट है। ये दर है, ये रिएक्टेंट है, ठीक। और ये हमारा क्या होगा? हमेशा ऊपर जाएगा। और ये हमारा क्या है? दर है। ये हमारा रिएक्टेंट है। और ये हमारी दर है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। और ये हमारी दर है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। तो ए के क्रिया करने की दर ए की पावर ए, बी के क्रिया करने की दर बी की पावर दी। तो अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा, यानी अभिकारक का जो वेग हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ये अभिकारक है आपका। और आगे क्या होगा? उत्पाद होगा। तो अभिकारक के जो वेग का दर होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, यानी कि आर बराबर के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगर हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो के ले आएंगे, तो के ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको थोड़ा और चर्चा करता हूँ इसके बारे में। जैसे N2 + 3H2 जब क्रिया करेगा, ध्यान दीजिएगा 2NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा? 2H3 बनाएगा। आपसे पूछ लेगा कि अभिकारक का वेग बताइए, तो अभिकारक का वेग कैसे बनाएंगे? देखिए इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो क्या करेंगे? सिर्फ N2 लिखेंगे, पावर 1, कोई मतलब नहीं है इसका। इसके आगे 3 है ना, तो H2 की पावर 3। समझ में आया? इतना आपको ऐसी तरीके से बना लेंगे, कोई इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। सभी लोग अच्छी तरीके से समझ में रहे। अब वेग नियम या वेग क्या व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। इतना देखिए, ये सारी क्या है? आपकी मूलभूत अवधारणाएं हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आप आगे के नियमों को कैसे जान पाएंगे, ये बताइए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। कहने का मतलब वह व्यंजक, यानी ऐसा व्यंजक, व्यंजक का मतलब क्या होगा? जिसमें क्या होगा कि हम उत्पाद को या अभिकारक को एक निश्चित अंक के द्वारा दर्शा सके, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। तो वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। क्या दर्शाता है? अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसे हम वेग व्यंजक कहेंगे। माना स्मॉल ए इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी बराबर प्रोडक्ट आपके लिए हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर के इंटू ए की पावर x या b की पावर y। अगर अभिक्रिया की वेग की बात करेंगे तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? के ए की पावर x इंटू बी की पावर y, समीकरण नंबर 2। तो ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ठीक है ना। अभी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्स वाई के मान ए व बी के बराबर, हमने आपको क्या बताया? जो यहाँ पर एक्स और वाई के मान है किसके बराबर है? इस ए के और इस बी के मान के बराबर है। समझ में आया? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखा जाए, क्योंकि इसका मान तो बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात को नोटिस मत करिए, बराबर भी हो सकते हैं, हालांकि बराबर ही होते हैं कभी कभी। यानी के क्या है? स्थिरांक है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग बराबर वेग स्थिरांक बराबर वेग गुणांक। अगर हम के की बात करें तो के क्या है? यहाँ पर विशिष्ट अभिक्रिया का वेग है और वेग स्थिरांक है और वेग गुणांक है, ठीक है ना। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की बात करेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा? यदि समीकरण 1 में ए बराबर बी बराबर 1 मोल प्रति लीटर है, क्या है? यदि समीकरण 1 की बात करें तो इसमें जो ए बराबर है, बी बराबर है, किसके बराबर है? 1 मोल प्रति लीटर के बराबर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? के 1 की पावर एक्स इंटू 1 की पावर वाई। अगर हम ए और ओ को 1 को क्या माने? 1 माने, तो के 1 की पावर एक्स इंटू 1 की पावर वाई या आर बराबर क्या हो जाएगा? के, ठीक। तो ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग है आपके लिए। इसमें एक कंडीशन आपको दे देगा। कंडीशन क्या देगा? इसमें आपको कंडीशन ये देगा कि जो इसमें जो अब समीकरण आपका 1 है, ठीक,
इसमें जो ए है और जो बी है वो एक है, ठीक। जब एक हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चा लोग आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे और थोड़ा चर्चा करते हैं। आगे देखिए क्या है, अतः किसी रासायनिक ठीक है ना अभिक्रिया कारकों की सांद्रता, मान लीजिए कोई हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया कारकों की जो सांद्रता है, ठीक, सांद्रता एकांक होती है, तो उस अभिक्रिया का वेग आर ही उसका वेग स्थिरांक होता है। हमने आपको क्या कहा, अगर हम अभिक्रिया का जो अभिकारक का जो वेग है, अभिकारकों का जो वेग है, जो अभिकारक के वेग हमारे हैं, अगर उनको हम एकांक रख दें यानी एक रख दें, जो पीछे हमने अभी आपको चर्चा किया ना, अगर हम एक रख देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसका वेग होगा ना मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका वेग जो होगा वो के स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। किसके, स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करेंगे तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, ठीक, n1a प्लस n2b बराबर प्रोडक्ट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा, के का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड की पावर -1 बराबर एटीएम, ये आपका गैस ही होगा, एटीएम की पावर 1 माइनस 1 बराबर सेकेंड की पावर -1, ठीक। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड की पावर -1 या एटीएम की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड की पावर -1 या एन बराबर n1 प्लस n2, ठीक है ना। चलिए n2 प्लस 3s2 बराबर 2ns3 के लिए क्या, n2 प्लस 3s2 बराबर 2ns3 के लिए r बराबर क्या हो जाएगा, k n2 की पावर n1 या s2 की पावर 3, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, k का मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड की पावर -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम k का मात्रक निकालेंगे तो मोल की पावर 1 माइनस 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो n1 प्लस n2, ठीक, n1 प्लस n2 आपके लिए हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 यानी 3 1 4, 4 इधर हो जाएगा, लेकिन n कितना होगा आपका 4 होगा, तो 1 माइनस 4 सेकेंड की पावर -1 तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -3 अपान लीटर सेकेंड की पावर -1 एटीएम की पावर -3 सेकेंड की पावर -1, ठीक। के लक्षण की बात करेंगे तो के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक। के का मान बढ़ने पर आर का मान भी बढ़ता है, अगर के का मान हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर हम निश्चित ताप पर के का मान निश्चित होता है, यानी निश्चित ताप पर जो के का मान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी अगर हम निश्चित ताप पर देखें तो जिन निश्चित ताप पर जो के का मान होगा वो क्या होगा, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। ताप बढ़ाएंगे तो के का मान बढ़ेगा, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। चलिए के का मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड की पावर -1 या एटीएम की पावर 1 माइनस 1 या सेकेंड की पावर -1, जहां n क्या है, अभिक्रिया की क्या है, कोटि है, क्या है, कोटि है। तो इस मात्रक को आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए ना, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, सर मुझे यह टॉपिक नहीं समझ में आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ये ज़रूर कहिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसलिए एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, जितनी क्षमता है मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं। और आपको अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका पूरा न्यूमेरिकली वाला रहेगा, पूरा न्यूमेरिकल को उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है, और मेरे प्यारे बच्चा लोग इसकी थ्योरी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर करा है के की अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना। के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, वेग या दर आर, वेग स्थिरांक के, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, एकांक समय में क्या कर रहा है, एकांक समय में अभिक्रिया उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को आर कहते हैं। देखिए हम वेग या दर में और वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन होता है मेजरली, जो एक माइनर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस कैसे हम समझेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। एकांक समय में अभिक्रिया या उत्पाद की जो सांद्रता होगी, इसमें जो परिवर्तन होगा, इसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक। और अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिकारक के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। अगर अभिकारक की सांद्रता हम क्या करें, एकांक होने पर, ठीक, अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं, या अभिकारक के वेग को ही क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक कहेंगे। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से। मात्रक इसका क्या होगा, मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। इसका मात्रक मोल लीटर की पावर, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड की पावर -1। वेग समय के साथ क्या होता है, घटता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। ठीक है ना। तो वेग समय के साथ क्या होता है, घटता है, यानी कि वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप। वेग बढ़ेगा ताप बढ़ेगा, वेग घटेगा ताप घटेगा। के क्या है, स्थिर है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इंटू बी बराबर प्रोडक्ट आपके लिए है। अभिक्रिया का वेग दर, ठीक है ना, आर बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स इंटू बी ई की पावर वाई। तो हमने आपको पीछे ही बताया था अभिक्रिया की, अब कोट कैसे निकालेंगे। ठीक, तो कोट कैसे निकालेंगे, कोट के बारे में समझ, कितनी बार ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक, उसकी कोट क्या होगी, उसकी कोट क्या होगी, कितनी बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, दर क्या होगी, आणविकता क्या होगी, सारी चीज़ों को अब डिस्कस हम करने वाले हैं। बस अब आपके पास मेन पॉइंट अभी भी स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ आपका मेन पॉइंट, जो आपका स्टार्ट होगा, अब आपका स्टार्ट होगा। ठीक है ना सभी लोग, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है, यानी अभिकारक का वेग या दर, यहाँ पर आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो अभिकारक का वेग या दर यानी कि के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, कोट इसमें क्या हो जाएगा, एक्स और बी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अगर हम क्या करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अभी हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं समझा, हमें अभी अभिक्रिया का वेग या दर यानी अभिकारक का वेग या दर, यहाँ पर अभिकारक होना चाहिए, तो अभिकारक, ये अभिकारक हो जाएगा। ठीक, तो अभिकारक का वेग या दर इसमें क्या निकालेगा, शुरू में हमने आपको ही बताया था कि के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। और जो बच्चा हमारा शुरू से पढ़ा होगा ना, वो समझ पाएगा कि ये कैसे हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। ठीक, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो समझ में आया, तो सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब जो हमारा अभिकारक की जो सांद्रताएं हैं, ये सब सांद्रताएं हैं आपकी। ठीक, इस सांद्रता की जो घातें हैं एक्स और वाई, ठीक, वो क्या होंगी, इसका जो योगफल होगा, इसका जो योगफल होगा ना, यही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं। ठीक, यानी
किसी भी अभिक्रिया में क्या करने वाले, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, उसकी कोटि कहेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए 2 अणु आपके उपयोग में आए हैं तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x + y इसको भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल तौर पर ही समझेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताएंगे भी। अगर हमने कह दिया कि ये मान लीजिए 3s2 + n2 है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, 3NH3 बनाएगा, यानी 3NH क्या बनाएगा, 2NH3 बनाएगा। 2NH3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो पूछ ले आपसे अभिकारक का जो कोटि होगी, अभिकारक की कोटि कितनी होगी इसमें, यानी अगर निकालेंगे तो H2 की पावर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, इंटू N2 आपका हो जाएगा की पावर 1। तो जो कोटि होगी आपकी निकलेगी, कितना निकलेगी, यानी 3 + 1 क्या निकलेगी, 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगी, 4। ठीक, तो इसी तरीके से आपका सारा निकलेगा। 3 1 4 अणु भी से आप निकाल सकते हैं। इसके हाइड्रोजन का 3 अणु है और नाइट्रोजन का 1 अणु है, तो कितनी इसके अणु, इसकी जो कोटि हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए कोटि के कुछ लक्षण के बारे में समझते हैं। कोटि के लक्षण क्या क्या होते हैं। अभिक्रिया की कोटि बराबर 0 तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी क्या होगी, शून्य होगी। यदि अभिक्रिया की कोटि 1 हो, ठीक, या अभिकारक की कोटि, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होना चाहिए मेरे पर बच्चों लोग, यहाँ पर अभिकारक, यदि अभिक्रिया की कोटि क्या हो, 2 हो, तो यहाँ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। यदि अभिक्रिया की कोटि 3 हो तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक, कोटि एक प्रायोगिक मान है, अतः किसी अभिक्रिया की समीकरण को देखकर हम उसकी कोटि नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। कोटि व आणविकता के मान समान भी हो सकते हैं। जो कोटि है और जो आणविकता है उसका मान समान भी हो सकता है। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। ठीक, ये आपको नोट कर लेना है। और कोटि 0 भिन्नात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है। जो कोटि होती है ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब बटे में भी हो सकती है, और ठीक है ना, यह सारी चीज़ें हैं आपके लिए। प्रारंभिक व जटिल अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रारंभिक व जटिल अभिक्रिया क्या होती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया केवल एक पद में पूरी हो जाती है, जैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में पूरी हो जाती है, उसे प्रारंभिक या सरल अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में पूर्ण हो जाए। ठीक, जो बनाना रहेगा एक ही पद में सारी चीज़ों को बना देगी, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक या सरल अभिक्रिया कहते हैं। जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूरी होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती है। नोट की बात करेंगे तो नोट में सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना सरल होता है। जो सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको ज्ञात करना क्या होगा, सरल होता है। परंतु जटिल अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए उस पद की कोटि ज्ञात की जाती है जो सबसे धीमे पद पर ही निर्भर करता है। अगर हम जटिल अभिक्रिया की कोटि निकाल रहे हैं तो ज्ञात करने के लिए उस पद की कोटि ज्ञात की जाती है जो सबसे धीमे पद पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होगा, n बराबर 0, तो के का मात्रक मोल की पावर 1 - 1 लीटर, यानी मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड की पावर -1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक निकालेंगे तो देखिए 1 - 0 n की जगह आप 0 रखेंगे और सेकेंड की पावर -1, तो मोल प्रति लीटर की पावर 1 सेकेंड की पावर -1। और ये मान हमने पीछे आपको निकलवाया था के का मान, ठीक है ना। चलिए अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक निकालें तो n बराबर 1, के का मात्रक बराबर मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड की पावर -1, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड की पावर -1, यानी कि मोल प्रति लीटर की पावर 0 सेकेंड की पावर -1। यानी किसी की पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, सेकेंड की पावर -1 बचेगा। ठीक,
द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक निकालेंगे, तो के का मात्रक बराबर मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड की पावर -1, यानी कि मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड की पावर -1, यानी कि क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, इसका निकालेंगे तो मोल की पावर -1 लीटर लीटर, ठीक है ना, लीटर सेकेंड की पावर -1, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पर आएगा तो -1, नीचे भी आएगा -1, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। शून्य कोट की अभिक्रिया, चलिए अब हम अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया होती है वह क्या होती है, ठीक है ना। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं की जीरो घात पर निर्भर करता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होती है, जिसकी सांद्रताओं की घात क्या होती है, जीरो, यानी जीरो घात पर निर्भर करता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं की जीरो घात पर निर्भर करता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलिए तो थोड़ा और समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। चलिए अगर हम शून्य कोट की अभिक्रिया की बात करें, ठीक है ना, तो शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है जिसका वेग भी अभिकारक के अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम H2 और Cl2 की क्रिया कराते हैं Hb की उपस्थिति में H2O में, तो KH2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, यानी R बराबर K हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब H का मान 1 हो और Cl का मान क्या हो, 1 हो, ठीक। अब इसी तरीके से इसमें देखिए आप 2N2O AB की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा 2N2 + O2 बनाएगा, और KN2O की पावर 0 जब क्या हो, R बराबर K हो, जब R बराबर क्या हो, K हो, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2NH3 1130 डिग्री केल्विन पर क्रिया करेगा और PT उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया करेगा तो N2 + 3H2 बनाएगा, जिसमें K बराबर क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 0, क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 0, ठीक है ना। और यहाँ पर भी R बराबर K हो। R बराबर K का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें R बराबर K को, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे इसको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था, जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि R बराबर K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y, ठीक, ये आपकी बताया था। तो कोटि हमने कैसे निकाला था, कोटि अगर हम निकालेंगे यदि R बराबर K हो, क्या हो, यदि R बराबर K हो तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमने क्या कहा, अगर हम इसी अभिक्रिया को ले लें 2NH3 को ही ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इंटू NH3, ठीक, NH3 1 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम एक ही ले लें, यहाँ पर इसका मान भी 1 इसका मान भी 1, तो R बराबर क्या होगा, K होगा। इस कंडीशन में ये क्या होगी, शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। कंडीशन याद रखिएगा, सभी लोग कंडीशन को भूल जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब R बराबर K हो, यानी R फार्मूला यही है K इंटू A की पावर X B की पावर Y, जब हम R बराबर K रखें, क्या रखें, R बराबर K रखें, वो किस कंडीशन में आता है, जब A का मान हम क्या रखें, 1 रखें और B का मान भी क्या रखें, 1 रखें। तो अगर हम देखेंगे 1 की पावर कुछ भी रखें तो 1 ही आएगा, तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ शून्य कोट की अभिक्रिया है। समझ में आया ना। तो अब समाकलित वेग समीकरण की बात करें तो R बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि R बराबर P हो जाएगा, तो R बराबर -dR/dt शुरू में हमने पढ़ा था। K बराबर R की पावर 0, ठीक, तो यहाँ पर R की पावर कितना है, 0 है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो -dR/dt बराबर K इंटू 1, क्या हो जाएगा, K इंटू 1, क्योंकि किसी पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो dr बराबर क्या हो जाएगा, -KT, क्या हो जाएगा,
डी आर बराबर ये माइनस इधर चला आएगा, तो अभिकारक का जो वेग होगा यानी जो विक्रिया की जो कोट होगी आर बराबर डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी, ठीक है ना। दोनों ओर समाकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष आई का समाकलन स्थिरांक, यहाँ पर क्या आई समाकलन स्थिरांक है, जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से टी बराबर 0 तो आर बराबर आर जीरो, क्या अगर हम टी के बराबर 0 रखें तो कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जो अभिकारक का सांद्रता है वो बराबर आर जीरो के सांद्रता के बराबर हो, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया के सांद्रता के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको कि जब हम t बराबर क्या रखें, समय बराबर 0 रख दें, तो जो हमारे अभिकारक की जो सांद्रता है वह जो अभिकारक की शून्य कोट की सांद्रता के बराबर हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 से बात करेंगे, आर जीरो बराबर माइनस के जीरो प्लस आई, ठीक। तो आर कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो बराबर आई क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बराबर 0 आई, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, क्यों क्यों यहाँ पर 0 हमने रखा, क्योंकि t का मान हमने कितना माना है, 0 माना है, तो यहाँ पर हम लोग t मानेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, r कंसंट्रेशन ऑफ r, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर i का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो r बराबर कंसंट्रेशन ऑफ r बराबर माइनस के टी प्लस आई का मान हमने कितना निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ शून्य कोट की अभिक्रिया का, शून्य कोट अभिक्रिया का कंसंट्रेशन, तो के टी बराबर आर जीरो माइनस आर, ठीक। तो के बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान टी, यानी यदि आर कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो बराबर ए तथा कंसंट्रेशन ऑफ बराबर आर बराबर ए माइनस एक्स, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस इंटू ए माइनस एक्स। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि शून्य कोटि पर ए अभिक्रिया है, ठीक, और जो अभिकारक है ए माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसमें जो उत्पाद की मात्रा है उस समय कितना है, ए है। अगर उसका हम मान लीजिए एक बार ही क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो उसमें से कुछ न कुछ पार्ट तो अलग होगा जो उत्पाद बनेगा, तो उसमें से मान लीजिए हमने कहा यक्स पार्ट अलग होगा, तो ए माइनस यक्स पूरा यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस यक्स अपान टी, यानी के बराबर ए माइनस ए प्लस यक्स अपान टी, ठीक। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान टी यानी वियोजन की मात्रा, ठीक, यह आपकी क्या हो जाएगी, यक्स अपान टी, यह आपकी वियोजन की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में बात करते। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण कौन कौन से हैं, तो शून्य कोट की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, कौन कौन से, के बराबर आर जीरो यानी कि आर जीरो माइनस आर, यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया पर माइनस आर जीरो पर अपान टी, तो के बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान टी, क्या यक्स अपान टी, या आप ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आया। अगर देखिए आर यहाँ पर आर है और टी में देखेंगे तो ये प्रवणता क्या होगी, ढाल होगी, यानी हमेशा क्या होगी, घटती जाएगी, तो प्रवणता क्या होगी, माइनस के हो जाएगी, ठीक है ना। प्रवणता क्या होगी इसकी, माइनस के होगी, ठीक। शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग आर सदैव स्थिर रहता है, यानी आर बराबर के, मतलब इसमें एक कंडीशन ही आपको होगी कि जो अभिकारक का मान होगा वो एक ही आपको लेना है, ठीक है ना। तो आपको एक ही लेना है, एक अंक ही लेना है, तो आपको क्या बनेगी, वहां पर शून्य कोट की अभिक्रिया बनेगी, आपको कंडीशन माननी ही पड़ेगी। शून्य कोट की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है तथा इसके पूर्ण होने में लगा समय ए अपान के बराबर होता है, किसके, ए अपान के बराबर होता है, जहां ए बराबर आर जीरो यानी जो आपके शून्य कोटि का जो अभिक्रिया का कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए या आर जीरो, ये आपके लिए हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर ए अपान टू के, ठीक, टी हाफ बराबर ए अपान टू के बराबर कंसंट्रेशन आप शून्य कोट की अभिक्रिया का अपान के, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, याद कर लीजिए इसको। यानी अगर हम
टी हाफ बराबर ए लिखें या आर जीरो अपान के लिखें, तो ध्यान दीजिएगा टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आएगा ए अपान टू के हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पर बच्चा लोग, सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो अपान के, ठीक है ना। चलिए छठे नंबर की बात करेंगे। आर का मात्रक के मात्रक बराबर मोल की लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, क्या हो जाएगा, आर का मात्रक बराबर के मात्रक बराबर मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, ठीक। यदि T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता x1 तथा T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता x3 हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1, यानी कि के बराबर P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। अगर हम कह दें R का मात्रक के मात्रक, R का मात्रक के का मात्रक बराबर मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 होता है। यदि 7वें नंबर में क्या करा है, यदि T1 समय पर, अगर हम T1 समय ले ले, ठीक, तो T1 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता होगी x1 तथा T2 समय पर जो उत्पाद की सांद्रता होगी x2, ठीक है ना, यहाँ पर x2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1, के बराबर P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। इसको भी आप कोष्टक में रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, इसमें आपको कंडीशन नहीं दिखेगी। आप शून्य कोट की अभिक्रिया को देख रहे थे, उसमें आपको कंडीशन दिख रही होगी। कंडीशन क्या दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको हम समझाते हैं और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि आखिरकार प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, मान लीजिए जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अथवा ध्यान दीजिएगा जो हमारे अभिकारक रहेंगे, आपको हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो तीर के ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो तीर के इस तरफ होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना, रिएक्टेंट होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, अभिकारक कहेंगे, ठीक। और इधर आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आपका क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है, तो समझ में आ रहा है आपको ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, मान लीजिए जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, मतलब कि वो जिसकी घात क्या हो, एक हो, प्रथम घात पर निर्भर करेगा, वो क्या कहलाएगी, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। अथवा जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहेंगे। मतलब इसमें जो अभिक्रिया में जो परिवर्तन होगा एक ही अणु के द्वारा होगा, ठीक। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आर इस, देखिए आर यहाँ पे बनेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के आर की पावर 1, ठीक है ना, ये आपकी प्रथम कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है C2H4 प्लस H2, ठीक है ना, क्या C2H4 प्लस H2 बराबर C2H6 आपका बनेगा, ठीक है ना। अगर इसको हम इधर बनाएंगे तो K इंटू C2H4 की पावर 1 और H2 की पावर 0, ठीक है ना। तो आपका पहला घात तो यही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, C2H4 की पावर 1, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, जो पहला आएगा वो पहली घात आपकी रहेगी, समझ में आएगा नहीं। उसके बाद आप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, जो भी रहेगा 0 रहेगा, ठीक। ये समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, R बराबर के आर की पावर 2, क्या हो जाएगा, के आर की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला देखिए N2O5 R के N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, R बराबर के। देखिए ये फार्मूला हमने आपको पीछे ही बताया था कि फार्मूला कैसे आपको करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, R बराबर के इंटू N2O5, ठीक है ना, पावर 1, ठीक। चलिए अब इसको थोड़ा निकालते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से हम आपको बता भी पाएँ। तो आप सभी को मालूम है इसका जो समाकलन निकालेंगे, समाकलित वेग समीकरण जो आपका निकलेगा, R बराबर -dr
अपान डी टी आपका ये निकलेगा। ठीक, तो के आर आपका हो जाएगा यहाँ से डी आर अपान आर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी आर अपान ये आर इधर चला आएगा और जो डी टी है इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस और इधर आएगा और डी टी इधर आएगा, तो डी आर अपान आर बराबर माइनस के टी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे और पढ़ते हैं। अब देखेंगे तो दोनों ओर का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा समाकलन थोड़ा मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि आप समाकलन कैसे करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे बायो वाले होते हैं वो मैथ तो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना, तो उनको समझ में नहीं आता। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है। ठीक, क्या होता है, log x होता है। तो दिया किया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए dx दिया है, तो dr/r दिया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, 1/r का, और dr यहाँ पर है तो इसका निकालेंगे, तो log r आपका आएगा। ठीक, log r का आपका आएगा यहाँ पर। और उस साइड में क्या था, अगर उस साइड में अगर हम देखें तो माइनस के टी प्लस आई। देखिए अगर हम इंटीग्रेशन dx का निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस सी आता है वहाँ पर। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। अगर इंटीग्रेशन dx का हम निकालेंगे तो x प्लस सी आएगा, और यहाँ पर क्या है, i एक इंटीग्रेशन नियतांक है ये, और क्वेश्चन में बाहर क्या था, k था माइनस k था, यहाँ पर हो जाएगा kx। ठीक है ना, और प्लस i। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, log आएगा। ठीक, तो log r बराबर माइनस के टी प्लस आई, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। समझ में आया आपको। अगर हम t बराबर क्या रखें, 0, तो r बराबर r0 हो जाएगा। अगर हम t बराबर 0 रखें तो r बराबर r0 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, r0 ठीक बराबर k माइनस के, t का मान हमने क्या रखा, 0 रखा है। ठीक, यहाँ पे 0 रख देंगे, प्लस आई, तो क्या हो जाएगा, log r0 बराबर आई। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ r0 बराबर आई आपका ये होगा। ठीक है ना, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर जो आई का मान आया हुआ है इसको हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर पुटअप करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर रखेंगे यही मान log r0, तो क्या हो जाएगा, log r बराबर माइनस के टी प्लस log r कंसंट्रेशन ऑफ 0। ठीक, तो यहाँ से के टी को इधर ले आएंगे और इधर इसको इधर ले जाएंगे, तो log r यानी कंसंट्रेशन ऑफ r0 माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ r बराबर क्या हो जाएगा, के टी बराबर क्या हो जाएगा, log कंसंट्रेशन ऑफ r0 अपान r। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए अभी क्या है, ई में है। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है log, ध्यान दीजिए लिख लीजिएगा सभी लोग, log m अपान n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक, तो वही चीज़ है, यहाँ r0 है, नीचे r हो जाएगा, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको m मानिए, इसको n मानिए, तो log m अपान n हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम इसको e में चेंज करेंगे, e में है तो अभी इसको 10 बेस 10 में ले आएंगे तो 2.303 log 10 r0 अपान r। ठीक, चलिए इतना समझ में आया। कहीं भी अगर आप log को 10 में चेंज करेंगे तो इसका हम गुणा करते हैं 2.303 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपान टी log 10 r कंसंट्रेशन ऑफ r0 अपान r, ये आपका हो जाएगा। तो यदि r0 बराबर प्रारंभिक सांद्रता बराबर a और r बराबर अंतिम सांद्रता a माइनस एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए प्रारंभिक सांद्रता अगर a है उसमें से कुछ पार्ट निकल रहा है, तो मान लीजिए हम क्या मान रहे हैं, x निकल रहा है, माइनस एक्स निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपान टी log 10 a अपान a माइनस एक्स। यहाँ पर जहाँ x क्या है, वियोजन की मात्रा, x क्या है, वियोजन की मात्रा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, k बराबर 2.303 अपान log 10 a अपान a माइनस एक्स। ठीक है ना, तो समझ में आया, समझ में आ गया। जहाँ x क्या है, वियोजन की मात्रा है, और ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है ना, तो चलिए इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। वेग नियम r बराबर के आर की पावर 1। ठीक, प्रारंभिक सांद्रता व अंतिम सांद्रता में संबंध क्या होगा, r बराबर r0 e की पावर माइनस के टी होता है। क्या होता है, r बराबर r0 यानी कंसंट्रेशन ऑफ r0 बराबर e की पावर माइनस के टी, या k बराबर क्या होता है, देखिए आप संबंध पूछा, जो फार्मूला आप निकाले हैं ना उसी फार्मूला को यहाँ पर आपको याद करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए
जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है, n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना होगा। अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता है, ठीक, ये देखिए अभिकारक की सांद्रताएं हैं दोनों, अगर इसको n गुना करने पर तो अभिक्रिया का जो वेग हुई n गुना बढ़ेगा। इसको हम n गुना बढ़ाएंगे तो ये भी अभिक्रिया n गुना बढ़ेगी। समझ में आया। आर के मात्रक की बात करें तो मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 होगा। के मात्रक की बात करें सेकेंड की पावर -1 होगा। ठीक, आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है यह कभी भी पूर्ण नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट आपको बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना। औसत वायु की बात करेंगे तो औसत वायु का फार्मूला भी लिख लीजिए, लैम्डा बराबर 1/k। औसत आयु लैम्डा बराबर 1/k। के का मान आप सभी लोग जानते ही हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हाफ अपान 0.693 यानी कि 1.443 टी हाफ आपका ये हो जाएगा। ठीक, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 0.693 अपान टी की पावर हाफ। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है ना। अर्ध आयु मतलब क्या होता है, अर्ध आयु का मतलब क्या होता है कि उसकी समय की जो आधी आयु, ठीक है, परिभाषा समझेंगे। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ कहलाता है। ठीक, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हमारे पास हो रही है तो उसके होने में जो मान लीजिए 20 मिनट लग रहा है तो जो उसका 10 मिनट होगा वो उसकी अर्ध आयु कहलाएगी। तो सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है आपको कि जैसे आप पूछ आपके पास 20 रुपये है तो इसका आधा कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 20 रुपये। ठीक, तो इसी तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ कहलाता है, अथवा जितने समय में अभिकारक की सांद्रता आधा समाप्त हो जाती है, जितने समय में जो अभिकारक की सांद्रता है आधा समाप्त हो जाती है या आधी शेष बच जाती है, टी हाफ कहलाता है। मतलब जितने समय में जो अभिक्रिया है वो आधी पूर्ण हो जाती है, उसी समय को हम क्या कहेंगे, टी हाफ कहेंगे या अर्ध आयु कहेंगे। यानी कि अगर प्रारंभिक सांद्रता आर कंसंट्रेशन ऑफ R0 बराबर ए है तो अर्ध आयु के बाद सांद्रता आर बराबर ए, कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर A/2 होगी। ठीक, तो अगर पूरी आपकी क्या है R0 है, ए है, तो आधा इसका क्या होगा, A/2 होगा। ठीक, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी log 10 कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपान कंसंट्रेशन ऑफ अपान आर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगर R का मान R0 का मान हमने A माना है और R का मान हमने A/2 माना है तो यहाँ पर रखेंगे मान, दोनों मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे। क्या रखेंगे, K बराबर 2.303 टी हाफ बराबर log 10 A अपान A/2। क्योंकि देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका आधा निकाल रहे हैं और इसका भी आधा, इसका भी आधा, सबका आधा करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका आधा क्या हो जाएगा A/2, यहाँ पे पूर्ण थी A/A हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, K बराबर 2.303 अपान टी हाफ बराबर log 10 log 2 बेस 10। ठीक, तो log 2 का मान क्या होता है 0.3010, 2.303 अपान हाफ इंटू 0.3110। ठीक है ना, 3010। तो K बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.693 अपान टी हाफ, यानी टी हाफ बराबर 0.693 अपान के, क्या हो जाएगा 0.693 अपान के। ठीक है ना। तो समझ में आया कि अर्ध आयु आप कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो के क्या है, के अगर हम देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्या है, अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपान के। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है हमारे पास, छद्म या प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया। छद्म या प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है, मान लीजिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे अथवा एक परिभाषा और लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
C12H22O11 प्लस H2O, तो संपूर्ण यही बदलेगा आपका, तो इसी के द्वारा ही संपूर्ण क्रिया यहाँ पर होंगी C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक। अथवा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, उनमें से एक ही अभिकारक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उस अभिक्रिया की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। इसलिए ऐसी अभिक्रिया की आणविकता तो एक से अधिक होती है परंतु कोटि एक होती है, अतः ऐसी अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर आप देखिए, जैसे C12H22O11 आपके पास है, ठीक, और ये देखिए ये क्या है, कम है, ये आपका जल बहुत अधिक है, ठीक। ये चीज क्या है, कम है और ये जल बहुत अधिक है, तो क्या बनाएगा यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसमें कह क्या रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, इसमें देखिए आपके दो अभिकारक भाग लिए हुए हैं, एक ये है एक ये है, ठीक। तो कह रहा है कि उनमें से एक अभिकारक की मात्रा बहुत अधिक होती है, मान लीजिए जल की मात्रा इसमें बहुत अधिक है, ठीक। तो उस अभिक्रिया की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। अगर इसकी सांद्रता बहुत अधिक होगी तो जो अभिक्रिया का वेग होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए ऐसी अभिक्रिया की आणविकता तो एक होती है, अधिक होती है, एक से अधिक होती है, परंतु कोटि एक ही होती है, क्योंकि इसमें देखिए बराबर बराबर का होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। तो इसीलिए कहता है कि जो अधिक होगा उसको तो माना नहीं जाएगा, लेकिन आणविकता तो एक से अधिक होगी, लेकिन जो कोटि होगी आपकी एक ही कोटि मानी जाएगी, अतः ऐसी अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आपका एग्जाम्पल है, इसको आप लिख लीजिए। अभिक्रिया की आणविकता की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे आप, रिएक्शन, तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब अगर वह अभिक्रिया क्या है, संतुलित अभिक्रिया, देखिए एक कंडीशन आपको इसमें देखा जाएगा कि वह अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, संतुलित आपकी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि किसी सरल या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे NH4NO2 क्रिया करके N2 + 2H2O बनाएगा, तो इसमें क्या, इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसमें 2HI है, देखिए संतुलित समीकरण है, इसमें 2 है HI, तो दो अणु इसके भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी, ठीक, समझ में आया। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, एका अणु का अभिक्रिया जिसमें आपके एक ही अणु पाए, देखिए NH4NO2 के इसमें एक ही अणु है, ठीक, इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। द्वि अणु का अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 2HI इसमें भाग ले रहा है, दो अणु इसके हैं HI के, तो H2 + O2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। त्रि अणु का अभिक्रिया की बात करेंगे, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। आणविकता इसकी कितनी है, 3 आणविकता है, ठीक, 2FeCl3 + SnCl2 + 2FeCl3 + SnCl4, ये आपका बनाएगा। तो देखिए दो अणु आपके FeCl3 के हैं और एक अणु आपका SnCl2 का है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। जटिल अभिक्रिया की आणविकता, क्या, जटिल अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है ना। तो यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जटिल अभिक्रिया की आणविकता लिख लेते हैं। क्या, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जटिल अभिक्रिया की क्रिया विधि लिख लेते हैं, कैसे वहाँ क्रिया हो रही है, जिससे प्रत्येक पद की एक सरल अभिक्रिया के रूप में प्राप्त हो जाता है। जिससे क्या होगा कि जो उसका प्रत्येक पद होगा एक सरल अभिक्रिया के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब प्रत्येक पद की आणविकता ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रत्येक पद की जो आणविकता है वो ज्ञात कर लेते हैं। 4HBr + O2 क्रिया करके क्या बनाएगा, 2Br2 + 2H2O बनाएगा, ठीक, ये जटिल अभिक्रिया आपकी होगी। तो पहले आपको इसकी क्रिया विधि निकालना होगा, जैसे HBr O2 से क्रिया करके HOOBr बनाएगा, जिसकी आणविकता 2 है, और HBr + HBr क्रिया HOOBr क्रिया करके HBr से क्रिया करके बनाएगा 2HBr2 बनाएगा, इसकी आणविकता 2 है। तो फास्ट है, ये स्लो है, ठीक। तो अगला देखेंगे HBrO + HBr क्रिया करके क्या बनाएगा, Br2 + H2, ये आपकी इसकी आणविकता कितनी 2 हो जाएगी, तो ये भी फास्ट है। तो नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
जटिल अभिक्रिया की कुल आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि जटिल अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया फास्ट हो रही है, कोई स्लो हो रही है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो ये निकालना कठिन हो सकता है, यही निकाली जा सकती है। किसी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी अगर अभिक्रिया की आणविकता को निकाला जाए तो उसमें से 3 होना, यानी आणविकता 3 से अधिक होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अब चलिए हम अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर समझेंगे, ठीक है ना। तो इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं, जो अभिक्रिया की कोटि होगी इसे हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं, और इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। कैसे हम क्रिया कर रहे हैं, कितने अणु हम ले रहे हैं उससे निकालेंगे, और इसमें प्रयोग करेंगे, कितने कोटि की अभिक्रिया है, उसको कितनी बार किया गया। जैसे स्क्वायर बार होता है ना, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 की पावर 2 ये आपका स्क्वायर में होगा, और स्क्वायर में कुछ भी हो सकता है, क्यूब 4 5, ठीक है ना, और 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आणविकता होगी 3 4 5 ऐसे हिसाब की होगी, ठीक है ना, इस हिसाब से आपको होगी। यह प्रायोगिक मान है, यहाँ आपका प्रयोग से निकाला गया मान तो प्रायोगिक मान ही होगा। यह सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान कि जैसे किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, इसमें कितने अणु इसके मिला रहे हैं, ठीक, उसके कितने अणु इसके मिला रहे हैं, कितने मोल मिला रहे हैं, तो आपको लिखते चले जाएंगे, ठीक। कोटि 0, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक। जो आणविकता होगी वह 0, ऋणात्मकता और भिन्नात्मक नहीं होती, क्योंकि यहाँ आपको ऋणात्मक नहीं दिखेगी, क्योंकि अणु है, अणु की मात्रा कभी ऋण में नहीं होगी कि आप माइनस में ले जाइए, ऐसा नहीं होगा, ठीक। भिन्नात्मक नहीं होगी कि आप भिन्नात्मक डालें, और आणविकता 0 नहीं होती है, ठीक। कोटि सरल व जटिल दोनों अभिक्रिया की ज्ञात की जा सकती है, तो और आणविकता भी हमने आपको बताया, क्योंकि केवल सरल अभिक्रिया की ज्ञात की जा सकती है और जटिल अभिक्रिया की ज्ञात नहीं की जा सकती है। कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है। जो कोटि होगी वह अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के बीच संबंध को बताती है, और जो आणविकता होगी किसी भी अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है, ठीक। चलिए आगे, अभिक्रिया की वेग ताप पर निर्भरता। जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया की जो वेग है उसके ताप पर निर्भरता क्या होगी, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा व टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। हमने क्या कहा, आपको पीछे ही बताया था कि आप क्या करेंगे, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगी, जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टक्करों की संख्या जो है ना वो बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जिसके कारण उत्पाद तेजी से बनता है, जो उत्पाद है वह तेजी से बनता है, अतः अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग लगभग कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए ताप गुणांक की बात करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अणु से, मान लीजिए क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अणु से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को इस अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। कहने का मतलब, अगर हम किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अणु से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ताप गुणांक कहेंगे। ताप गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, KT + 10/KT लगभग 2 से 3। ताप गुणांक K30/K20 बराबर K45/K35, ठीक, बराबर K50 मतलब 10 का अंतर आपको दिखेगा, हमेशा 10 का अंतर। ताप गुणांक अगर 30 है तो 20 का, 45 है तो 35 का, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जो KT है ताप गुणांक KT + 10/10, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, लगभग 2 से 3, ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे 10 का अंतर होगा आपका, जैसे 45 से 35, 50 से 40, तो ये अंतर आपको दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, ताप के इस प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने निम्न समीकरण प्रस्तुत किए। क्या, K बराबर AE⁻⁻ EA/RT, ठीक है ना, जहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक है। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, इन्होंने फार्मूला दिया था क्या निकालने के लिए, ताप गुणांक निकालने के लिए, ठीक। तो K बराबर AE⁻⁻ EA/RT, तो K क्या है, वेग स्थिरांक है, A क्या है, आर्हेनियस गुणक या आवृत्ति गुणक है, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। सब आपके मान दिया जाएगा, आपको बस निकालना रहेगा। R क्या है, गैस नियतांक है, और T क्या है, परम ताप है, ठीक। तो ये आपका समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, देखिए T बढ़ेगा यानी ताप बढ़ेगा तो EA/RT घटेगा, ठीक, और
ई ए अपान आर टी बढ़ेगा तो ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी बढ़ेगा। ठीक, ये आपको लिख लेना है। ठीक है ना, के बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी वेग बढ़ेगा। ठीक है ना, तो स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य जो आलेख है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो मान लीजिए जैसे हमारी कोई अभिक्रिया हो रही है, H2 + I2 क्रिया कर क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है। ठीक, तो अस्थाई मध्यवर्ती आपके लिए हो जाएगा, मतलब कि जैसे एच, इससे हम इसको भी बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो HI और HI इसके जो मध्यवर्ती है ये अस्थाई है, ये टूट करके अलग भी हो सकता है। तो ये संक्रियण संकुल क्षणिक है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आगे देखेंगे इसमें, ये आपके लिए देखिए फिगर है। ठीक है ना, तो ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, ऊपर वो बढ़ेगी। अगर सामान्य ऊर्जा यहाँ पे देखिए आपकी सामान्य ऊर्जा होगी, ये आपकी स्थिति ऊर्जा एक ऊर्जा है और ये हमारी सक्रियण ऊर्जा है। ठीक, तो जब हम देखिए क्या करेंगे, सामान्य ऊर्जा है। ठीक, और ये हमारी क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक, या यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एंथैल्पी परिवर्तन है। कहने का मतलब जब इसमें हम अभिक्रिया कराएंगे तो जो सक्रियण ऊर्जा का मान है पहले बढ़ेगा। क्या होगा, पहले बढ़ेगा, उसके बाद जो स्थिति ऊर्जा एक स्थिति ऊर्जा पे आ जाएगी, मतलब फिर उसके बाद स्थिर हो जाएगी, फिर पुनः क्या होगा, घटने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, एकदम घट करके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से जो एंथैल्पी का परिवर्तन होगा, मतलब जब नीचे जाएगा, सामान्य ऊर्जा से जब नीचे जाएगा तो उसमें क्या होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर 2HI है। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है फिगर के बारे में, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ठीक, तो सक्रियण ऊर्जा अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सामान्य ऊर्जा से ऊपर जाएगा तो क्या होगी, एक स्थितिज ऊर्जा आपको मिलेगी। ठीक, पुनः क्या होगा, नीचे आएगा तो एकदम से घट करके यहाँ पर नीचे चला आएगा, तो ये आपका पुनः सामान्य ऊर्जा पे नहीं आएगा, ये नीचे चला आएगा, तो ये आपका एंथैल्पी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो यही अभिक्रिया का निर्देशांक है। तो पहले अभिक्रिया क्या होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, उसके बाद क्या होता है, सामान्य ऊर्जा से ऊपर ऊर्जा में जाएगी, उसके बाद क्या एक स्थिति ऊर्जा को मेंटेन करेंगी, उसके बाद पुनः एकदम से नीचे यानी सामान्य ऊर्जा से नीचे चले आएगी। तो सामान्य ऊर्जा से और ये जो ऊर्जा आपकी है, ठीक, जितना नीचे आई हुई है, इसको बीच गैप को क्या कहेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन कहेंगे। ठीक, तो इसमें हमारे कितनी ऊर्जा है, दो ऊर्जाएं, यानी ए बी सी, तीन ऊर्जाएं हो रही हैं। पहला हमारा सामान्य ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, और जो हमारी क्रिया कर रही है सक्रियण ऊर्जा कर रही है, और ये हमारा क्या एंथैल्पी परिवर्तन है, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक, तीन ऊर्जाएं आपको इसमें मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे स्थित ऊर्जा के एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य जो आलेख है वो आपको बनाना है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, अभिकारक अणुओं के पास सामान्य ऊर्जा होती है। जो अभिकारक के अणु होते हैं उनके पास, देखिए अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आप समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। ठीक, जैसे क्या कर रहा है, जो अभिकारक के अणु के, मान लीजिए हमारा ए है प्लस बी है, क्रिया कर क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है। ठीक, तो अभिकारक अणुओं के पास जो सामान्य ऊर्जा होती है, इस पर क्या सामान्य ऊर्जा होती है, परंतु टक्करों के कारण कुछ अणुओं की ऊर्जा बढ़कर दहली ऊर्जा तक पहुंच जाती है। मतलब अगर इसमें टक्कर होगी, जब ये देखिए सामान्य ऊर्जा है, अब इसमें क्या हो रही है, टक्कर होने लग गई अणुओं के बीच। जब टक्कर होने लग गई तो क्या होगी, इसकी जो ऊर्जा है दहली ऊर्जा तक पहुंच जाएगी। ठीक, और कुछ अणुओं की ऊर्जा बढ़कर दहली ऊर्जा तक पहुंच जाती है। सामान्य ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। हमने आपको बताया ना कि जब सामान्य ऊर्जा से जब वो दहली ऊर्जा यानी कि एक स्थितिज ऊर्जा पर पहुंचेगी तो वहां तक पहुंचने में जो ऊर्जा लग रही है उसे सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। ठीक, दहली ऊर्जा पर पहुंचते ही क्षणिक अस्थायी मध्यवर्ती बनकर वह तुरंत उत्पाद में बदल जाता है और पुनः नीचे चला आता है। जो अणुओं की टक्कर हो रही है वो कम हो जाती है और एकदम से नीचे चला आएगा। ठीक है ना, वही आपका हो जाएगा। तो समझ में आया आपको। ठीक, तो चलिए अगला देखेंगे, ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है, बोल्ट्जमान मैक्सवेल ऊर्जा वितरण चक्र। अभी इसके बारे में भी समझाएंगे थोड़ा। तो पहले आप लोग फिगर को अच्छी तरीके से बना करके अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि जब हम बनाएंगे आपको जब बताएंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ई ऊर्जा वाले अणुओं का अंश है आपके लिए NE/NT। ठीक, अब अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मतलब
अब हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो ये हमारी क्या होगी, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कोई भी अभिक्रिया में हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, उस गतिज ऊर्जा होगी तो पुनः क्या होगा, धीरे धीरे अभिक्रिया होगी तो Ea से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या लगभग 2 गुनी। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये हमारे Ea है, Ea का मतलब कि ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप अभिक्रिया करा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें, ये जो आपका है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी T बराबर 0, क्या T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 0 पे कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल हो रही है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर करा रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मल अभिक्रिया हो रही यहाँ तक आई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आई तो इसकी जो ऊर्जा हुई Ea हुई। ध्यान समझिएगा हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं ग्राफ का आपको बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए मान लें 0 है। ठीक, अभी हम नॉर्मल अभिक्रिया करवा रहे हैं, यहाँ पर आई। ठीक, तो इसकी जो सक्रिय ऊर्जा मान लीजिए यहाँ तक आपको बन रही है। ठीक, तो अब ये आपकी सक्रिय ऊर्जा है। ठीक, यहाँ तक बनी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जब इसकी अब यहाँ सक्रिय ऊर्जा जब बनेगी, ध्यान दीजिएगा, तो ये Ea से क्या होगा, 2 गुना होगा। ये क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक, कब होगा, जब T में हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तब। ठीक, तो ये आपकी एक ऊर्जा ये हो गई, एक ऊर्जा आपकी ये हो गई, तो इससे ये ऊर्जा जो होगी 2 गुनी होगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो Ea से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या लगभग 2 गुनी होगी, तो गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी, तो Ea से अधिक ऊर्जा वाले अणु बहुत कम होंगे। ठीक, तो समझ में आया, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार नॉर्मल हम क्रिया कराएंगे, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। ठीक है ना, जो नियम पहले दिया गया था उसी को बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने उसे ऊर्जा चक्र में पिरोया है या बनाया है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए, ताप बढ़ने पर Ea से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर ताप इसका बढ़ाएंगे तो जो अणुओं की संख्या है बढ़ जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो T log K2 अपान K1 बराबर Ea अपान 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 अपान T इंटू T2। यह फार्मूला लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत किसने दिया था, झाउट्स व लुईस ने दिया था। ठीक, दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी संभव होती है जब वे आपस में टकराते हैं, अणु कठोर गोलों के समान होते हैं। ठीक, मतलब ये बहुत ही छोटे होंगे लेकिन कठोर होते हैं, आपको दिख नहीं पाएंगे। तो इसकी क्रिया तभी होगी जब ये अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी संभव होती है जब वे आपस में टकराते हैं या अणु कठोर गोलों के समान होते हैं। ठीक, सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें ऐसी होती हैं जिनमें उत्पाद बनता है, जिन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। सभी टक्कर में जो होते हैं इनमें से बहुत कम टक्कर होते हैं ऐसी होती हैं जिसमें उत्पाद बनता है, जिन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। ठीक, ऐसी टक्कर जिसमें हम क्या करेंगे, टकराने के बाद क्या करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर कहेंगे। और प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको पहले पीछे ही बताया, ये इन्होंने नियम दिए। ठीक, प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो आगे चौथे पॉइंट की बात करेंगे, अभिकारक अणुओं की जो प्रारंभिक ऊर्जा को, अभिकारक अणुओं की जो प्रारंभिक ऊर्जा है उसको देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, जिसे Ea से प्रेस कहते हैं। अणुओं को यह ऊर्जा Ea टक्करों के कारण ही प्राप्त होती है। ठीक, और अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में 1 सेकेंड में होने वाली टक्करों की संख्या की संघट्ट आवृत्ति Z कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के मिश्रण में कि एकांक आयतन में यानी 1 सेकेंड में होने वाली संख्या को, टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। ठीक, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, पहला, उपयुक्त अभिविन्यास या प्रायिकता P या त्रिविम कारक पर, संघट्ट आवृत्ति Z पर या सक्रिय ऊर्जा Ea पर। तो अभिक्रिया A प्लस B जब बनाएगा प्रोडक्ट तो क्या बनाएगा, यहाँ पर अभिकारक का वेग बराबर क्या पर PZE की पावर माइनस Ea अपान RT। ठीक, तो इन सभी पर जो अभिक्रिया का वेग है वह निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चा लोग पूरा का पूरा चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स सब ज़रूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।